नमस्कार, फर्स्ट रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। और फर्स्ट रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे आपके सरोकार की खबर की। आंदोलन की राह पर उतर आए हैं डॉक्टर्स। प्रदेश के करीब 10,000 सरकारी डॉक्टर्स आंदोलन पर हैं। डॉक्टर आज सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ओपीडी में काम का बहिष्कार कर रहे हैं और इधर जीआरएमसी के 350 और स्वास्थ्य विभाग के 140 डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। मुश्किलें इतनी नहीं है, सिर्फ कल से डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। आखिर क्या है इनकी मांगे? डॉक्टरों के आंदोलन से मरीजों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? पूरी जानकारी के साथ हाजिर है हमारे संवाददाता सुशील कौशिक। मध्य प्रदेश के 10,000 से ज़्यादा सरकारी डॉक्टर इन दिनों आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों ने कल से अपना आंदोलन शुरू किया था। कल इन डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर काम कर अपना विरोध दर्ज कराया था। वहीं आज दोपहर 11 से 1 बजे तक ओपीडी में काम का बहिष्कार करके ये अपना आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टरों ने अपने आंदोलन के तहत कल 3 मई से पूरी तरह से काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों के करीब 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर 2 घंटे के लिए ओपीडी और काम का बहिष्कार कर रहे हैं। कल से ये सभी डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के ये सरकारी डॉक्टर डीएपीसी लागू करने और स्वास्थ्य संस्थानों में प्रशासकों की या सरकारी दखलंदाजी का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही इनकी अन्य मांगों को लेकर भी ये आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। इन डॉक्टरों ने सरकार को अपनी मांगें पूरी करने के लिए अल्टीमेटम भी दिया था। मध्य प्रदेश में एक जागरूकता यात्रा भी निकाली थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से इन डॉक्टरों की हड़ताल का, इनकी मांगों का कोई हल नहीं निकाला गया है। यही वजह है कि अब इन डॉक्टरों ने पूरी तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यानी कल से जब डॉक्टर पूरी तरह से हड़ताल पर रहेंगे तो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएगी। हालांकि अभी तक डॉक्टरों की हड़ताल से निपटने के लिए सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई ठोस उपाय सामने नहीं आए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कल से मरीजों की परेशानियाँ बढ़ जाएगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और इधर कांकेर जिले के बांदी थाना क्षेत्र का विकास पल्ली गांव, जहां नक्सल पीड़ित एक परिवार का दबंगों ने हुक्का पानी बंद कर दिया है। सितम तो तब हो गया जब दबंगों ने परिवार को गांव से निकल जाने का भी फरमान जारी कर दिया। आलम यह है कि 2 बेटियों के साथ पीड़ित परिवार घर में कैद है। जिला कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिल पाई। आखिर क्या है पूरा मामला, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता खेम नारायण शर्मा। कांकेर जिले के बांदे थाना क्षेत्र के पीवी 105 से एक मामला सामने आया है, जहां नक्सल पीड़ित महिला के परिवार को दबंगों ने डराया धमकाया है और गांव के लोगों को फरमान जारी किया है कि इस परिवार के लोगों की किसी भी प्रकार से मदद नहीं की जाए। और पीड़ित परिवार ने कांकेर कलेक्टर से गुहार लगाई है कि इन दबंगों से उन्हें छुटकारा दिलाया जाए। अपने 2 पुत्रियों के साथ पीड़ित महिला अपने ही घर में अब तक कैद है और वो चाहती है कि जल्द से जल्द उसे छुटकारा मिले और वो अपने घर से में जो कैद है वहां से वो छूट सके। खेम नारायण शर्मा, न्यूज़ 18 कांकेर। कभी मंदिर में तो कभी सड़कों पर रील्स बनाने का बुखार युवाओं से उतर नहीं रहा है। अब इंदौर में चलती हुई सिटी बस में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। बस में यात्री सफर कर रहे थे और तभी फिल्मी गाना बजता है। एक युवती डांस करने लगती है। पब्लिक प्लेसेस में रील्स बनाने का ये बुखार युवाओं के सिर से कब उतरेगा, क्योंकि शहर में ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले सड़क पर डांस करते हुए रमोसा चौराहे पर जेब्रा क्रॉसिंग के बीचों बीच डांस करते हुए युवती दिख चुकी है। और ऐसी घटनाओं को लेकर सामाजिक मर्यादाओं के साथ साथ क्या कोई कानून इसे रोकता है, क्या कोई कानूनी प्रावधान इससे जुड़ा है? जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अरुण त्रिवेदी। दिल्ली मेट्रो के कई वीडियो वायरल होने के बाद मिनी मुंबई इंदौर में भी सिटी बस के अंदर एक लड़की का डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये रील्स लाइक पाने के चक्कर में बनाई जा रही हैं। इंदौर की सिटी बस में एक लड़की फिल्मी गानों पर डांस करते हुए नजर आ रही है और बाहर से कोई उसका वीडियो बना रहा है। हालांकि ये लड़की कौन है और किस मकसद से ये वीडियो बनाया गया है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं आ पाई है। इससे पहले भी श्रेया कालरा एक मॉडल थी, उन्होंने रसोमा चौराहे पर
खुलेआम डांस करते हुए एक रील्स बनाई थी और जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर कार्रवाई की बात कही थी। हालांकि श्रेया कालरा के माफ़ी मांगने के बाद ये मामला रफा दफा हो गया था, लेकिन अब बस के अंदर वीडियो बनाने के इस मामले में क्या कार्रवाई होती है ये देखना होगा। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। और अब बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो हमको, आपको और सभी को आगाह करती है, क्योंकि ये घर घर की कहानी है। दमोह के तेजगढ़ में मासूम भाई बहन झूला झूल रहे थे और तभी एक हादसा हुआ। दोनों मासूम चूल्हे में जा गिरे। हादसे में 4 महीने की पल्लवी और 4 साल का प्रिंस बुरी तरह से झुलस गए हैं। दोनों बच्चों का इलाज फिलहाल किया जा रहा है। क्या ये माता पिता की लापरवाही है जो उन्होंने मासूमों को अकेले छोड़ दिया? कैसे यह हादसा हुआ, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष जैन। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना अंतर्गत हरदुआ के पूरा मामला है, जहां पर 2 मासूम बच्चे जो झूले पर झूल रहे थे, जिनके नाम पल्लवी और प्रिंस हैं। ये दोनों भाई बहन हैं। ये दोनों जब झूले पर झूल रहे थे, इसी दौरान ये झूले से गिर जाने के बाद चूल्हे में जाकर के गिर गए, क्योंकि वहाँ पर उनके परिजन खाना बना रहे थे और चूल्हे में गिरने के बाद ये दोनों ही बच्चे घायल हो गए। बच्चों के घायल हो जाने के बाद उन्हें तत्काल ही तेजगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले जाया गया, जहाँ से उन्हें दमोह के जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। इस मामले में यह बात है कि जो परिजनों की जो बड़ी चूक थी कि जहां पर खाना बनाया जा रहा था, जहां पर चूल्हा जल रहा था, वहीं पर ही बच्चों को झूला झूलने के लिए लगाया हुआ था। इस कारण से बच्चे जब झूले से गिरे तो वह बच्चे चूल्हे में जाकर के गिर गए और दोनों की हालत गंभीर हो गई। वे आग में झुलस गए। आग में झुलस जाने के बाद तत्काल ही परिजनों के द्वारा उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उनकी हालत जिला अस्पताल में स्थिर बनी हुई है। डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि परिजनों को इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए जिस तरह से यह हुआ है, जिसमें जहां पर खाना बन रहा है वहीं पर झूला झूल रहे हैं। हालांकि ग्रामीण अंचलों में इस तरह की स्थितियां होती हैं कि जहां पर लोग काम करते हैं वहीं पर इस तरह के बच्चों का लालन पालन भी वो करते हैं। इस कारण से यह हादसा सामने आया है और अब बच्चों का इलाज किया जा रहा है। साल 2013 आईपीएल का ही सीजन चल रहा था जब विराट कोहली और गौतम गंभीर आपस में भिड़ गए थे। इसका रिपीट टेलीकास्ट 1 मई को लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में देखने को मिला, जहां से दोनों एक बार फिर से एक दूसरे से लड़ बैठे। तस्वीरें सामने आई। इस बार विवाद में नाम अफगानी प्लेयर नवीन उल हक का भी जुड़ा हुआ है। दरअसल लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबला हुआ था और लो स्कोरिंग मैच भी लखनऊ के हाथ से निकल गया। मैच खत्म होने के बाद जब दोनों टीमें हाथ मिला रही थी, कोहली और गंभीर ने भी एक दूसरे से हाथ मिलाया और फिर क्या हुआ, जो झगड़ा दोनों के बीच हुआ, तस्वीरें लगातार इसकी वायरल हुई। दोनों पर बीसीसीआई ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जितेंद्र शर्मा। आईपीएल के मैच में कल गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच टकराव देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब जो फैंस हैं वो कहीं ना कहीं इसे लेकर उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों बड़े खिलाड़ी हैं, दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं और दोनों ही इंडिया टीम के लिए खेल चुके हैं। मगर आपस में जब मैदान में दोनों के बीच टकराव हुआ तो इसे फैंस सही नहीं मान रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट एक खेल भावना का गेम होता है, जिसे लेकर मैदान में अनबन हो सकती है, मगर इस हद तक नहीं कि जहां 2 बड़े प्लेयर आपस में टकराते नजर आए। इसे लेकर बीसीसीआई ने दोनों पर मैच फीस का जुर्माना भी लगाया है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले मैचों में क्या ये टकराव बना रहेगा। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और इधर सूरजपुर में बुंदिया गांव के साप्ताहिक हाट बाजार की भूमि अवैध अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई है। अब इसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल इस हाट का लाभ आसपास के 15 से ज्यादा पंचायत के लोग उठाते हैं, लेकिन अवैध रूप से मकान बनाए जाने से अब परेशानियां बढ़ने लगी हैं। आरोप है कि बार बार शिकायत के बाद भी जिम्मेदार किसी तरह की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्राउंड जीरो से संवाददाता वरुण हालात की जानकारी दे रहे हैं। सूरजपुर जिले में अवैध अतिक्रमण हटाने के खिलाफ जिला प्रशासन की मुहिम लगातार जारी है, जहां अभियान चलाकर कई अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। लेकिन जो अभी जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है बुंदिया गांव के साप्ताहिक बाजार की, जहां देख सकते हैं कि अब ये साप्ताहिक बाजार सिमटते जा रहा है, क्योंकि यहां जो अवैध अतिक्रमणकारियों की नजर पड़ चुकी है और लगातार 2 दर्जन अतिक्रमणकारी जो है यहाँ पर मकान अवैध रूप से निर्माण करना शुरू कर दिए। नतीजा ये है कि अब जो साप्ताहिक बाजार है वो सिमटता जा रहा है और उसी के मद्देनजर यहाँ जो ग्रामीणों की आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ आक्रोशित ग्रामीणों की
है, जिनका आरोप है कि लगातार वन विभाग की भी यहाँ कुछ जमीन है और प्रशासनिक भी है। तो राजस्व और जो वन विभाग के आला अधिकारी है वो फिलहाल इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं। नतीजा ये है कि अवैध अतिक्रमणकारी लगातार अतिक्रमण करते जा रहे हैं। ऐसे में जो आक्रोशित ग्रामीण है इनका साफ कहना है कि अगर आने वाले दिनों पर अतिक्रमणकारी को खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती और अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो उग्र आंदोलन ये करने को मजबूर होंगे। ऐसे में प्रशासन या फिर वन विभाग के आला अधिकारी क्या कुछ संज्ञान लेते हैं ग्रामीणों के आक्रोश के मद्देनजर, ये तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। तारीख 24 अप्रैल जब धमतरी में स्थानीय लोगों की भीड़ आक्रोशित हो गई, भीड़ थाने में घुस गई और जमकर तोड़फोड़ की। भीड़ में शामिल लोगों ने पुलिस के इकबाल को चुनौती देते हुए सरेआम चाकू लहराया, गाली गलौज की। उमादी भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, लेकिन आप हैरत में पड़ जाएंगे ये जानकर कि घटना के 8 दिन बाद भी मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। कार्रवाई पूरी तरह से शून्य है। अब तो प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी मामले पर संज्ञान लिया है। इतनी बड़ी घटना और पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी है। कार्रवाई में भी कोई अड़चन आ रही है या मामला कुछ और है? अभिषेक पांडे से जानिए। आज से करीब 9 दिन पहले धमतरी सिटी कोतवाली में जमकर हंगामा मचा था। हत्या के एक आरोपी तक पहुंचने के लिए स्थानीय भीड़ ने थाने में घुसकर तोड़फोड़ की थी, पुलिस वालों के सामने चाकू लहराए थे और जमकर गाली गलौज हुआ था। स्थिति बेकाबू होता देख पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और लाठियां मारकर लोगों को थाने से खदेड़ना पड़ा। लेकिन आज इस घटना को 9 से 10 दिन होने जा रहे हैं। अभी तक इस मामले में कोतवाली पुलिस ने एक व्यक्ति के ऊपर भी ना एफआईआर की है, ना कोई किसी को हिरासत मिला है, ना ही कोई गिरफ्तारी की है। जबकि इस पूरी घटना का वीडियो फुटेज वायरल है, खुलेआम सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी पता नहीं कोतवाली पुलिस किन कारणों से इस मामले में कार्रवाई करने से बच रही है। लेकिन अब गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया है और धमतरी एसपी से जवाब तलब करने की तैयारी में है। देखना होगा कि आगे चलकर गृह मंत्री के सवाल पूछने के बाद, उनकी दखल के बाद क्या पुलिस इसमें कार्रवाई करती है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। और अब अगली बड़ी खबर कवर्धा से सामने आ रही है। ठेकेदार के घर पर बड़ी चोरी हुई है। 10 लाख की नकदी सहित ज्वेलरी की चोरी हुई है। शादी में ठेकेदार का पूरा परिवार पहुंचा था और मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची है। जांच में लगातार जुटी हुई कोतवाली के कचहरी पारा का ये पूरा मामला। कवर्धा से बड़ी खबर, शादी में पूरा परिवार गया हुआ था, घर सूना था और इसी वजह से चोरों ने इस घर को निशाना बनाया। ठेकेदार के घर से नकदी की चोरी, साथ ही साथ ज्वेलरी भी चोर ले उड़े हैं। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है, जांच में लगातार जुटी हुई कोतवाली के कचहरी पारा का ये पूरा मामला। घर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। 10 लाख की नकदी और ज्वेलरी के चोरी के बारे में जानकारी फिलहाल सामने आई है। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं जिससे कोई सुराग पुलिस के हाथ लग सके। कवर्धा की घटना है, ठेकेदार के घर पर चोरी हुई है। 10 लाख नकद और ज्वेलरी पर चोरों ने हाथ साफ किया। तो पुलिस अब लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं इंदौर से अब बड़ी जानकारी। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का वेयर हाउस कुर्क होगा। पटवारी ने महेश उर्फ जितेंद्र के नाम से 8.25 करोड़ का लोन लिया था। करीब 2 करोड़ लोन नहीं चुका पाए जीतू पटवारी और कोर्ट ने वेयर हाउस और लोन के लिए बंधक बनाए। संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। हाथौद तहसील के अलवासा गांव में वेयर हाउस के लिए जीतू पटवारी ने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया था। नौलखा शाखा से 2014 में 8 करोड़ 15 लाख का संयुक्त लोन लिया गया। करीब 2 करोड़ 21 लाख 69 हजार रुपए का लोन बकाया है चुकाना। राशि ना चुकाने पर संपत्ति का कब्जा दिलाने के लिए बैंक ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी और अब यह माना जा रहा है कि वेयर हाउस कुर्क किया जाएगा। एक बैंक लोन का मामला सामने आया जिसके अंदर उनका एक नया नाम सामने आया, महेश पटवारी। पहले जीतू पटवारी, फिर जितेंद्र पटवारी और महेश पटवारी, एक व्यक्ति के इतने नाम। ये कारण क्या समझ लीजिए, तो कारण सोच का विषय है कि एक व्यक्ति के इतने नाम क्यों। एक व्यक्ति का तो एक नाम होता है, अभी तक हमने देखा 3 नाम, एक नया नाम निकल के आया। तो बड़ा सवाल प्रदेश की जनता के सामने है कि एक व्यक्ति आखिर इतने नाम रख के क्यों चल रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, ये खुद उन्हें स्पष्ट करना चाहिए।
तो आप देख रहे हैं जीतू पटवारी पर एक्शन का सिलसिला चल उठा है, क्योंकि 2 करोड़ रुपए का लोन फिलहाल नहीं चुका पाए हैं, वो राशि रह चुकी है। अब किस तरह से आगे कार्रवाई बढ़ेगी, इसे लेकर भी हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, जीतू पटवारी पर एक्शन और क्या पूरा मामला रहा, विस्तार से जानकारी इस पर दीजिए। बिल्कुल, देखिए जीतू पटवारी ने और उनके परिवार के लोगों ने 2014 से 15 एक साल के बीच 8 करोड़ 15 लाख रुपए का लोन बैंक ऑफ बड़ौदा की नौलखा शाखा से लिया था वेयर हाउस बनाने के लिए। ये हाथोद तहसील के अलबासा में वेयर हाउस बनाया गया था। उसकी किस्तें वो जमा नहीं कर पाए और करीब 2 करोड़ 21 लाख रुपए बकाया था। इसमें सितंबर 2022 में इसका नोटिस दिया गया था कि आप ये राशि जमा करिए और इसको एनपीए में डाल दिया था बैंक ने। और अक्टूबर 22 में इनको एक नोटिस दिया गया था कि 60 दिनों में ये राशि आप जमा कर दीजिए, 2 करोड़ 21 लाख रुपए जो है, लेकिन उन्होंने वो राशि जमा नहीं की। इसके बाद मार्च 2023 में कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इनकी जो संपत्ति है उसको कुर्क कर लिया जाए, इनकी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया जाए, क्योंकि इन्होंने ये राशि जमा नहीं की है। तो ये पूरा मामला है। और अब जीतू पटवारी का कहना है कि उन्होंने जो लोन लिया था वो सरकार की नीतियों की वजह से वो डिफाल्टर हुए हैं, और ऐसे 45 लोग हैं जिन्होंने वेयर हाउस बनाए थे वो डिफाल्टर हो गए हैं, क्योंकि एफसीआई जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने उनके जो वेयर हाउस है उसमें गेहूं नहीं रखा। इस वजह से वो लोन उनको किराया नहीं मिला और वो किस्तें नहीं चुका पाए। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो पूरी किस्तें चुका देंगे, क्योंकि उन्होंने जो लोन लिया था उसमें जो बंधक घर को रखा गया था उस घर की कीमत 100 करोड़ रुपए है। तो ऐसे में लोन चुकाने की कोई बात नहीं है, लोन पूरा चुका दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं, जिस वजह से वो ये लोन नहीं चुका पाए। अरुण, अब इल्जाम वो सरकार की नीतियों पर लगा रहे हैं। विवाद ये भी कि डिफॉल्टर साबित हुए जीतू पटवारी। क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि इस बारे में कोई आशंका कि क्या सरकार की नीतियां इसमें सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उनकी वजह से ही ये सब हुआ है? बिल्कुल, देखिए वेयर हाउस बनाने पे सरकार सब्सिडी देती है और उनसे करार होता है कि वो जो भी सरकारी गेहूं होगा वो इनके वेयर हाउस में रखा जाएगा और उसमें उनको किराया भी मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही वजह रही कि उन्होंने ये पैसा बैंक का नहीं चुकाया। लेकिन जब बैंक की ओर से कुर्की का आदेश आया तब वो तैयार हो गए कि हम पूरा लोन चुका देंगे और लोन चुकाने की आप बने रहिएगा हमारे साथ। अरुण, इस पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बीजेपी की तरफ से नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी, सीधे सरकार की नीतियों पर निशाना साध रहे हैं जीतू पटवारी, बता रहे हैं कि इसी वजह से डिफॉल्टर हुए और इसी वजह से कुर्की अब उनकी होगी, उनके वेयर हाउस की होगी। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, बड़ा ही बचकाना और हास्यास्पद आरोप है। वो जीतू पटवारी जो खुद बता रहे हैं कि उनकी संपत्ति जो है वो करोड़ों रुपए में, जो जिस जमीन का मामला बता रहे हैं उसकी कीमत 100 करोड़ से अधिक बता रहे हैं। यदि वो जीतू पटवारी इस तरह की बात कर रहे हैं तो जो जिनकी नामांकन पत्र में उनकी संपत्ति का विवरण देख लीजिए, करोड़ रुपए का आ रहा है। करोड़ों रुपए जिनके पास संपत्ति है वो 2 करोड़ का लोन चुका नहीं पा रहा है। बल्कि इसमें तो एक नया मामला सामने है, उसके ऊपर आप देखें कि लोन जिसके नाम था वो जमानत नहीं दे सकता। इन्होंने तो उस लोन जमानत दी है, तो यह तो आपराधिक श्रेणी में आता है, 420 की श्रेणी में आता है। दूसरी बात, आपने 8 करोड़ 15 लाख का लोन लिया और उसके बाद आप उसको भर नहीं पा रहे हैं। उसमें जो नाम आप दे रहे हैं वो महेश पटवारी दे रहे हैं। आज तक प्रदेश की जनता को आपके 2 ही नाम ध्यान है, जीतू पटवारी और जितेन पटवारी। ये महेश पटवारी तीसरा नाम कहाँ आ गया? और आप करोड़ की संपत्ति अपने संपत्ति के विवरण में देते हैं और आप 2 करोड़ का लोन नहीं चुका पाए 8 करोड़ से, और आप कह रहे हैं कि सरकार की नीतियों का डिफॉल्टर बन गए। अरे आप उस जमीन की कीमत 100 करोड़ बता रहे हो और आपके पास तो ऐसे भी और करोड़ों की संपत्ति है जो आपने चुनाव के अपने नामांकन में दाखिल करी। तो ये तो बचकाना आरोप है ना। कोई करोड़पति व्यक्ति यदि कहे कि मेरी जेब में 100 रुपए नहीं है तो बचकाना और हास्यास्पद ही आरोप होगा ना। ठीक है, चलिए इस पर प्रतिक्रिया हम लेते हैं। नरेंद्र जी बने रहेगा हमारे साथ। भूपेंद्र गुप्ता जी भी कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। अब लगातार आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है क्योंकि सरकार की नीतियां क्यों इस पर बात हो रही है। जब 100 करोड़ की जमीन है, उसके बाद जब 2 करोड़ का लोन नहीं निपटा पा रहे हैं तो महेश पटवारी के नाम का भी उन्होंने उपयोग किया। क्या है ये पूरा मामला, क्यों ऐसा जीतू पटवारी की तरफ से? ये बैंकिंग प्रक्रिया का हिस्सा है और बैंकिंग प्रक्रिया का वो पालन करेंगे। और बैंकिंग प्रक्रिया का पालन जरा बीजेपी वालों को इस बात का ध्यान नहीं आता है कि उनके मंत्रियों के जो है 30-30 करोड़ के चेक बाउंस हुए हैं। उनने धोखा नहीं किया बैंकों के साथ, उनकी तो नाम भी नहीं लेते। अभी हमारे जो मित्र अभी बोल रहे हैं ये नाम लें उनका,
उनके पास भी अरबों खरबों की संपत्ति है, क्यों बैंक का पैसा नहीं दे रहे हैं? वो तो जो है बैंक उनके बाउंस हुए हैं, चेक बाउंस हुए हैं, वो तो क्लियर 420 का मामला है। ये तो आदमी अपनी प्रॉपर्टी प्लेज लग के उसने कोई लोन ली है तो लोन में बहुत सारे हिंदुस्तान में लोग डिफॉल्टर भी होते हैं या एनपीए हो जाता है, वो उसको चुकाएंगे, नहीं चुकाएंगे तो उनकी जो प्लेज की हुई जमीन है वो बैंक ले लेगा। ये नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें अपराध क्या है? वो तो स्वीकार कर रहे हैं कि हमने लोन ली है, और उसमें जो है महेश उर्फ जितेंद्र पटवारी नाम भी लिखा हुआ है। तो इसको जो है केवल राजनीति में घसीटना, एक सामान्य बैंकिंग ट्रांजेक्शन को, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण। इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कंगाल हो चुकी राजनीतिक मुद्दों से, और उन्हें अगर याद नहीं हो तो उन्हें पटवारी की संपत्ति के बारे में जांच कर लेना चाहिए, और पटवारी क्यों नहीं चुका पाए पैसा इसका भी खुलासा करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए इसको। ठीक है, चलिए देखना होगा आगे क्या होता है इस मामले को लेकर। शुक्रिया आपका भूपेंद्र जी जुड़ने के लिए। नरेंद्र सलूजा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रतिक्रिया के लिए। आगे बढ़ते भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां दीपक जोशी के पार्टी छोड़ने की खबरों पर गृह मंत्री की तरफ से बयान सामने आए। दीपक जोशी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया है, बड़े योग्य कार्यकर्ता है, मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, कहीं किसी कार्यकर्ता की कोई नाराजगी नहीं है, साफ इनकार कर दिया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इन तमाम खबरों को लेकर। सब लोग मिलजुल कर काम भी कर रहे हैं, गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है। कार्यकर्ता हैं, मेरे साथ मंत्रिमंडल में रहे हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, समर्पित व्यक्ति हैं, और राजनीतिक संत जिन्हें कहते थे, जिनकी जिस वृक्ष की छाया में नरोत्तम जैसे अनेक लोग पार्टी से जुड़े और विकसित हुए, दीपक हमारे ऐसे कार्यकर्ता। और दुर्ग की अब चर्चा करेंगे, जहां दुर्ग में आवारा सांड का आतंक देखने को मिला है। घर की छत पर सांड चढ़ गया। सांड को उतारने के लिए लगातार कोशिशें की गई लोगों की तरफ से, लेकिन उसे उतारते उतारते लोगों का पसीना छूट गया। दुर्ग के गया नगर वार्ड 4 की पूरी घटना। निगम कर्मचारी सांड को उतारने में लगातार जुटे हुए हैं। एक सप्ताह के भीतर तीसरी ऐसी घटना है जिसमें आवारा सांड का आतंक देखने को मिला हो। सांड के हमले की वजह से एक महिला की मौत भी हो चुकी है, और लगातार इस तरह की घटनाएं दुर्ग से सामने आ रही हैं। दुर्ग का ये मामला आपको हम बता रहे हैं, एक सप्ताह में तीसरी बार इस तरह की घटना सामने आ रही है। इसमें सांड के हमले से एक महिला की जान भी जा चुकी है, इससे पहले की घटना। लेकिन अब गया नगर वार्ड 4 सांड के आतंक की वजह से यहाँ पर लोग परेशान हैं। एक घर की छत पर सांड चढ़ गया और उस वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। प्रशासन के तमाम कर्मचारी मौजूद हैं, सांड को नीचे उतारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आवारा सांड की खबरें और उसके आतंक को लेकर लगातार रहवासियों के बीच बढ़ती हुई परेशानियां, इसका जिक्र दुर्ग से अब लगातार उठने लगा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दुर्ग में घर की छत पर सांड चढ़ गया। प्रशासन के तमाम कर्मचारी कोशिश करते रहे, निगम के कर्मचारी भी, उसे नीचे उतारा जा सके, लेकिन आप देखिए इस बीच डर भी बना हुआ कि कहीं ये सांड हमला ना कर दे, क्योंकि दुर्ग से लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। रहवासी भी आप देख रहे हैं आसपास जो मौजूद हैं, वो भी काफी परेशान, चिंतित हैं इस पूरी घटना को लेकर। निगम कर्मचारी सांड को उतारने के लिए लगातार कोशिश करते हुए, लेकिन एक सप्ताह के भीतर तीसरी घटना ऐसी जिसमें सांड के आतंक को लेकर अगर जिक्र किया गया हो। एक महिला की मौत भी हो चुकी है सांड के हमले में, और अब ये घटना की तस्वीरें आप देखिए जिसमें घर की छत पर सांड चढ़ गया था, जिसे निगम के कर्मचारियों ने नीचे उतारा। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।